सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे हमसाया मुल्क भारत की, जहां पर शिकस्त के बाद मोदी सरकार एक बार फिर खित्ते को जंग में धकेलने के जुनून में मुब्तला है। भारतीय वजारत दिफा ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जदीद दिफाई निज़ामों के बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, जिनमें एयर डिफेंस रेडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं। इसके साथ ही मोदी हुकूमत ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऑपरेशन शिव शक्ति लॉन्च किया, जिसमें 2 बेगुनाहों को LOC पर शहीद करके दहशतगर्द करार दिया गया। फेक इनकाउंटर्स का ये सिलसिला नाजरीन दरअसल कौम परस्ती के जुनून को हवा देने की साजिश है, लेकिन अब इंटरनली हम देख रहे हैं कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इस मुल्क में लोकसभा में हमें माहौल काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी को कैसे आड़े हाथों लिया, पहले आपको ये दिखाते हैं। बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने हैं देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times, 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल, कि न्यू नॉर्मल है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है, बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया। सिर्फ दुनिया भर से बल्कि लोकसभा में भी मोदी के जलालत के दिन चल रहे हैं और फिर भी हुकूमत जंगी जुनून से बाज नहीं आ रही। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मसूद साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और ख़रीदारी की जा रही है, नए नए ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं, आखिर अज़ाइम क्या है? क्योंकि जो इंडियन वॉर हिस्टेरिया है उसको ग्लोबली भी रिजेक्ट किया जा चुका है। इंटरनली अगर हम इंडिया में बात करें, वहाँ पर कितनी तनकीद हो रही है, आज तक सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। तो उसके बाद आप क्या समझते हैं, इन तैयारियों का मकसद क्या है? क्या हासिल वसूल करना चाह रही है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, बेसिकली तमाम जो ऑप्टिक्स हैं इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, पब्लिक के लिए जिस तरह वहाँ पे गुस्सा है, और जिस तरह हमने लोकसभा के अंदर सेशन में देखा जिस तरह वहाँ से सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी देखिए कि उनका जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसको 1640 करोड़ का एक है, जिसमें वो रेडार्स उन्होंने डेवलप करने हैं, जिसमें जो जहाज आएंगे उनको वो ट्रैक करेंगे, उनकी सर्वेलेंस होगी और फिर उसको आगे उस पर फायर होगा। सेकेंडली फिर एक 551 करोड़ का एक और है अप्ट्रॉनिक्स के लिए, वो ऑटोमेशन के लिए वो सिस्टम किया है, वो जो डेवलप करेंगे। लेकिन इंडिजिनियस जितनी डेवलपमेंट हमने पास में देखी है, लाइक आकाश मिसाइल जो है, इन कितने के वो बात नहीं रही, अनलेस देयर वाज कोई जॉइंट कोलैबोरेशन हो तो वो हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये देखिए, सारा ड्रामा साजी क्या होगी कि अब रिसेंटली जब लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आके तकरीर करनी थी, उससे पहले ये ऑपरेशन महादेव उन्होंने लॉन्च किया और सारा प्लान था। तो उसमें फिर उन्होंने जो वहाँ पे 3 बंदे मार दिए थे, मार के उनके डेड बॉडीज वहाँ पे रखी और फिर एक मैसेज दिया कि ये लोग शामिल थे पहलगाम अटैक में। और उसमें इतना ड्रामा इतना एक्सपोज हुआ कि जो एक बंदे के साथ जो राइफल थी उसके मजल में चिंदी लगी हुई थी, कपड़ा। हम फौज में एक डस्ट कवर लगाते हैं, डस्ट कवर ना हो तो कपड़ा लगाते हैं, तो वो कवर लगाया हुआ था। इसका मतलब था दे सेड कि इंटेंस फाइटिंग के बाद ये रिकवर हुआ, लेकिन वो लग नहीं रहा था। और इसके बाद पाकिस्तान के चॉकलेट वो 2 साल से लेके जेल में फिर रहे थे। फिर वोटर ID कार्ड, हम पाकिस्तान में दिस नो कंसेप्ट ऑफ वोटर ID कार्ड, हमारे पास तो शनाख्ती कार्ड होता है। और इसके बाद देखें कि उन्होंने क्या किया कि वो अग्नि 5 का मिसाइल का टेस्ट भी दरमियान में किया
कि ताकि पब्लिक का जो अटेंशन वो उससे भी डाइवर्ट कर सकें और उसके बताए कि ये हम कर सकते हैं, 8 टन इसमें वारहेड लेके कैरी कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखें अभी रिसेंटली एक पार्ले मिसाइल का भी उन्होंने ट्रायल्स किए हैं और उन्होंने कहा ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इसको हम ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखें फिर उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है कि ड्रोन्स का कंपटीशन होगा इंडिया में, इनके जो सेंट्रल कमांड वाले हैं इसको वो कंडक्ट करवाएंगे। फिर मिशन शिव शक्ति उन्होंने किए, अब वो सेंट्रल वैली से निकल के एलओसी पे चले गए। उन्होंने कहा ये इन्फिल्ट्रेट कर, ये लोग वहां से भाग रहे थे और ये इनका में एक मास्टर माइंड था पहलगाम का। सो देखें कि तमाम एक डेवलपमेंट ऐसे कर रहे थे ताकि पब्लिक को बताया जाए कि जी इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, ताकि वो असेंबली में जाके इनको फेस कर सके। लेकिन वहां पर हमने जनरली देखा कि एक से भी सवाल का जवाब ना बना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1.5 घंटा तक, लेकिन इन तैयारियों से कोई मिस एडवेंचर तो करने वाले नहीं है ना ये, या फिर आप समझते हैं कि ये फिर एक दफा पहले भी बुरी तरह शिकस्त हुई, पिट कर गए और उसके बाद फिर आपको लगता है कि अभी जख्म ताजा हैं, दोबारा इस तरह का कोई चांस नहीं है कि उनके पास देखे, उनको देखे ना, पाकिस्तान ने तो अपने कार्ड्स तो शो ही नहीं किए। हमने बहुत सारे कार्ड्स तो अभी रखे हुए, हम तो 1% भी हमने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है। तो अब देखें कि जवाब देने के लिए, कोई कार्रवाई करने के लिए ग्राउंड में हालात ऐसे चाहिए कि सिस्टम हो, कोई जबरदस्त किस्म की एस्केलेशन हुई हो या इस तरह, तो चांसेस कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। सो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सारा ड्रामा हो रहा है। ठीक। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है कि भारत का नेक्स्ट मूव, ये जो सारी सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है, क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर हालात को देखते हुए? हजीमत बहुत है, एक प्रेशर अंदर से भी बन रहा है मोदी सरकार के अगेंस्ट के क्या हासिल हुआ और क्या जिस तरह से इनको हजीमत उठानी पड़ी, 6 जो इनके फाइटर तैयारे हैं उस हवाले से भी इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो टैरिफ वाला मामला है, अमरीकी टैरिफ लगना, उस पर बढ़ती हुई अमेरिका से दूरियां, ये भी एक हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो मोदी सरकार को ले डूबा है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ के व्लॉगर्स भी सवाल उठा रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि वेंचफुल हो के कोई दोबारा तो नहीं मिसकैलकुलेटेड, मिसकेज्ड कोई मूव ले सकते? अन्ना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को इस वक्त हजीमत का सामना है, और हजीमत का सामना इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद डिप्लोमेटिक फेलियर जो हुआ है ना, आज देखने पूरी दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल्स, कोई एक मुल्क नहीं है, जिस तरह बार बार राहुल भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। वो कह रहे हैं इक्वेट कर दिया है पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक जैसा कर दिया। देखें, आपको याद होगा अपना आमना कि जब पलवामा हुआ था 2019 में, उसके बाद भी जब आपने देखा शिकस्त हुई थी तो मोदी ने क्या कहा था, हमारे पास राफेल नहीं है। और फिर आपने देखा कि एक बहुत बड़ी डील $800 बिलियन की उन्होंने। अभी भी यही है, अभी भी जिस तरह अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, उनके तीनों अफवाज के सरबराह डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जी हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, हमने ऑर्डर दिए होते हैं, हमें वक्त पे असला नहीं मिलता, बड़ी तेज़ी के साथ ऑब्सोलीट हो रहा है हमारा असला जो है। तो देखें, ये बहाने हैं। और एक बात आमना तय है, दुनिया की जंगें जब से दुनिया बनी है, जंगें जो हैं डेफिनेटली असले की बुनियाद, असला भी एक बहुत मैटर करता है। लेकिन लड़ाई जो है आप जज्बे से, कन्विक्शन के साथ, किसी आइडियोलॉजी के साथ लड़ते हैं, जो कि हिंदुस्तान में नहीं है। तो अब यह है कि इतना कुछ होने के बाद, इतनी हजीमत होने के बाद, और ऊपर से हर वक्त पार्लियामेंट के इजलास में जो रसवाई हो रही है, उसका इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर सतह पे बात की जा रही है कि जी इकनॉमिक फेलियर हुआ, डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ, उसके बाद डिफेंस का फेलियर हुआ, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर हुआ। ये क्यों हुआ? और जो अब आप पूछ रही हैं टैरिफ के हवाले से, तो उनके अपने जो इकोनॉमिस्ट हैं हमना, वो वार्न कर रहे हैं कि ये जो अब टैरिफ लगे हैं अमेरिका के साथ, जो मामलात ख़राब हुए हैं, जिसके नतीजे में 25% टैरिफ, अभी क्लैरिटी नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो जो वार्न कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन थी ना, कह लेंगे कि उसको बहुत बुरे तरीके से हर्ट होंगे। 40% कहा जा रहा है कि जी 40 बेसिस पॉइंट वो कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो उसका नुकसान पहुंचेगा। अभी देखें, सारी बातें हो रही हैं। और आप देख लें कि जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं, जिन्होंने ये बातें की थी CNN के इंटरव्यू में, वो नाम उनका स्कॉट बेसेंट, वो कहते हैं मैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ, हिंदुस्तान ने हमें बड़ा मायूस किया, और हिंदुस्तान अगर चाह रहा है कि जी अपनी मर्ज़ी की डील हो, तो उसको देखना चाहिए कि बाकी मुल्कों के साथ हमारी डील हो रही है, उनको भी दे शुड फॉल इन लाइन। नहीं करेंगे तो उनको अपना नुकसान होगा। दूसरा, हम ना देखें ना, जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे जो बातें होती हैं, तो लोग आज ये भी सवाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी उसके बाहर भी,
कि हिंदुस्तान को जो दोस्ती, जिसको एक काउंटर बैलेंस करना था चाइना को, जिसके लिए कहा जाता है कुर्बानी का बकरा किसी ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, वेस्ट ने बनाया, उसका आज उनको बड़ा बुरे तरीके से नुकसान हो रहा है। और मैं एक लेटेस्ट मैं टॉक सुन रहा था जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान की नाकाम पॉलिटिकल पॉलिसी की वजह से उन्होंने कहा कि जो इंसर्जेंसी बढ़ रही है, उन्होंने बाकायदा नाम दिए। उन्होंने कहा जी मणिपुर फ्रीडम मूवमेंट जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रही है, असम का यूनाइटेड फ्रंट जो है ना वो बड़ी तेज़ी से उभर रहा है, नागालैंड वाले बहुत जिसको कहते हैं सामने आ गए हैं। फिर उसके बाद रेड कॉरिडोर आंध्र प्रदेश, वहाँ पे कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रही है। नक्सलाइट जो है ना वो वहाँ पे भी मूवमेंट है। लद्दाख यूनियन जो है ना वो तेज़ हो गई है। गोरखालैंड है, खालिस्तान है, मोइस्ट है। तो ये दर्जन भर से ज़्यादा इंसर्जेंसी वो चल रही हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि मोदी के नाकाम पॉलिसीज़, मोदी का हटधर्मी करना, मोदी का छोटी सियासी जमातों के साथ ज्यादती करना, तो सारा इनको भुगतना पड़ रहा है। अभी तो रोना पड़ गया है कि जी गुजरात के इलेक्शन भी हारने के बाद अब क्या करेंगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी इनको तो अब रिटायर होना चाहिए, इनको न सिर्फ रिटायर होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि सियासत से दूर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, बात नहीं बनी, तो साख को इतना नुकसान पहुँचा हमना, अपनी साख को बेहतर करने के लिए ये बयानबाजी हो रही है कि हम असला खरीदेंगे तो शायद कोई बड़ा तोप चला लेंगे। तो अब जो तोप थी उनके पास चला के देख ली, कुछ नहीं हुआ। मसूद साहब से मैं एक क्विकली एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मसूद साहब, ये आज ही की खबर है कि मैं देख रही थी कि इंडिया ने फेटफ से फिर रुजू किया है और केपी के चीफ मिनिस्टर का बयान वहाँ पर कोट करते हुए उसको जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, अब ये फिर फेटफ से एक बार फिर राब्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो शवाहिद भी हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ फितनतुल हिंदुस्तान जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट वहाँ पर एक्टिवली काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी अमन अमान की सूरत हाल ख़राब की गई है, केपी हो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान हम कब देखेंगे कि फेटफ की जानिब रुजू करेगा इस मामले में? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो जो स्टेटमेंट्स गंडापुर का बयान बाय डिजाइन है, ये बाय डिफॉल्ट उन्होंने बयान दिया। मसूद साहब ये भी बता दें जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अभी से इस्लामाबाद में बातें हो रही है कि इतना खौफनाक जहरीला बयान दिया है, अपनी तरह से वो क्लैरिफाई कर लें। हिंदुस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, लेकिन फेटफ के हवाले से जिस तरह गुफ्तगू किया तो हिंदुस्तान इसका बहुत अनफॉर्चुनेट किस्म के बयान थे। और स्पेशली उन्होंने ये भी बात की और 245 की भी बात की, कहा कि अफवाज पाकिस्तान के यहाँ उनको वापस होना चाहिए। तो वो उस पर वी कैन डिस्कस एट लेंथ, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये होना नहीं चाहिए था। जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। देखें, अफवाज पाकिस्तान वहाँ पे गई है, प्रोविंशियल रिक्विजिशन पे गई है, सिक्योरिटी प्रोविंस की जिम्मेदारी है। जहाँ सेकंड आपकी बात जो आपने की है, अब मेरे ख्याल में सही मानों में माहौल बना हुआ है। अभी हमने देखा इंडिया के अंदर कितने जो ये रेडियो जो थे, ये यूरेनियम के केसेस हुए हैं। देयर आर सेवरल केसेस जो डॉक्यूमेंटेड हैं। दैट इज वन थिंग। और उस पर भी हो सकता है। सेकेंडली, ये यूनाइटेड नेशन की जो यूनाइटेड नेशन का कमीशन है ऑन रिलीजियस अफेयर्स, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि रॉ बेस्ड सैंक्शंस लगने चाहिए। तो वो भी बड़ा एक फैक्टर इसमें आ सकता है। और फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या सेंटर में कश्मीरियों के अगेंस्ट, पंजाबियों के अगेंस्ट, और इसके बाद जो रेड कॉरिडोर है नक्सलाइट्स के अगेंस्ट जो वाकयात है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ हो रहा है, फिर पाकिस्तान ने डोजियर्स में जमा कराए फॉर देयर टेररिज्म। सो इट माहौल बड़ा सही बन चुका है और इट इज राइट टाइम क्योंकि पाकिस्तान को एक और डोजियर लेके हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना चाहिए। इवन हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना। बिल्कुल मौके पे चौका मारना चाहिए। थैंक यू सो मच मसूद साहब। इस हवाले से बात शाम साहब साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी टैरिफ का अमली नफाज शुरू हो गया है जिसमें भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत दी गई है। भारत के 25% के मुकाबले में पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद किया गया है जो खित्ते में सबसे कम शरह है। अमरीका ने मजमूई तौर पर 69 ममालिक पर 10 से 41% तक के नए टैरिफ लागू किए हैं, जिनमें शाम पर सबसे ज़्यादा 41% टैरिफ लगाया गया है। इजराइल, यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, जापान, तुर्की और अफगानिस्तान पर 15%, जबकि इराक पे 35%, ताइवान और वियतनाम पर 20%, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें वहाँ पर 10% का टैरिफ लागू होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक इस इकदाम का मकसद गैर मुनसिफाना तिजारती अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है।
दूसरी जानिब टैरिफ के नफाज के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखी गई है। अब इसके ग्लोबली और पाकिस्तान की जो मईशत है, इकोनॉमी है, उस पर किस हद तक इम्पैक्ट आए, इसी पर एहतशाम साहब का तजिया लेते हैं। एहतशाम साहब, आप कैसे सिचुएशन देख रहे हैं? ऑल्दो पाकिस्तान को काफ़ी रियायत मिली है, लेकिन इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? हमारा जो एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मामला है उसमें आप किस हद तक बैलेंस देखेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि दुनिया भर की जो मईशतों पर असरात आएंगे, क्या उसके पाकिस्तान पर भी असरात आएंगे? देखिए हमना, आपको याद होगा जब 3 महीने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो पूरी दुनिया में टैरिफ बढ़ाएंगे और उनका ये कहना था कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा है, हमारा जिसको कहते हैं बजट खसारा इतना ज़्यादा हो गया कि हमारी जीडीपी को तकरीबन $33 ट्रिलियन की जीडीपी और कर्जा भी उनका $33 के बराबर हो गया है। तो वो कहते हैं कि इतना नुकसान हुआ है, वक्त आ गया ट्रेड बैलेंस करने के लिए हमें टैरिफ लगाने चाहिए। जब ये बातें हुई थी आमना, पूरा एन ब्लॉक, मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया कह रही थी कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से बेड़ा गर्क हो जाएगा दुनिया में। देखिए अपने मुल्क के लिए तो उन्होंने शानदार काम किया। कल की स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम की और आज की न्यूयॉर्क टाइम का एडिटोरियल बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मौका मिले आपने पढ़ लिया होगा, ज़रूर पढ़ें, जिसकी हेडलाइन क्या है, द ट्रंप प्रेसिडेंसी इज़ टेकिंग अ बेटर टर्न। जी हाँ, तो अब सारे कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी अपना भी फ़ायदा सोचते हैं और शायद मुल्क का भी सोचते हैं। देखें जो हमें जो फ़ायदा हुआ है हमने, देखें एक तो ये कि जो 19% कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारे साथ थोड़ा सा ज़्यादती होगी है, हम तवक्को कर रहे थे कि हमारे टैरिफ 13 से 14% तक रहेंगे। देखें जो मेरी इत्तला है हमना, उन्होंने हमें जो कहा है वो ये कह रहे हैं कि जी आप फिक्र ना करें, आपको एडिशनल मार्केट एक्सेस हम दे देंगे और सामान भी आप ले जा सकते हैं, नतीजतन आपकी एक्सपोर्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज भी आप देख लें, दो तरफ़ा तजारत अमेरिका और पाकिस्तान की $7.2 बिलियन की है। 5 बिलियन पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, 2 बिलियन के करीब जो ना हमारी उनसे इंपोर्ट है, तो लिहाजा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे हक़ में है। तो वो कह रहे हैं कि 2 काम करेंगे हम, एक तो मैं बता रहा हूँ मार्केट एक्सेस, दूसरा कह रहे हैं कि जी हम जो एक पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा आप देख लें ऑयल एंड गैस की तो बात कर रहे हैं, ऑफशोर ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बात जा रहा है कुछ लोग जगह उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे जाके वो सरमायाकारी कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस में कहा जा रहा है बन्नू में, नॉर्थ वजिस्तान में, और बलोचिस्तान का मरी ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे वो कहते हैं कि उन्होंने अपने तौर पे भी तहकीकात की हैं कि बहुत पोटेंशियल है ऑयल एंड गैस का, तो वहाँ जाएंगे। फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि जी इसके अलावा पाकिस्तान में के लिए वो कह रहे हैं कि जी जो हम फेवर कर सकते हैं वो ये है कि जो सरमायाकारी है, जनरल ओवरऑल सरमायाकारी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर में, हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हम क्लैरिटी देंगे, उनको बताएंगे कि जी एक ज़माने में कहा जाता था नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती थी, वो कह रहे हैं कि इसका खात्मा होगा। बड़े अरसे से वैसे उसको वो नहीं कर रहे, तो इसमें अगर वो ओपनली अमेरिका की हुकूमत कहती है कि जी आप जाएं पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करें, तो लोग तैयार हैं, लोग आएंगे, डेफिनेट इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टर को तो पैसा चाहिए और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। और जो 5% आपने कंसेशन दिए है इनको, जो आईटी की कंपनीज़ को, कुछ लोगों का ख्याल है इससे हमें थोड़ा सा नुकसान होगा। देखिए अल्टीमेटली यही कहा जा रहा है कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन बन जाएगी और अमेरिका के लिए भी बनेगी। असल बात है कि पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फॉरेन अफेयर पे जो एक सिनर्जी दोनों मुल्कों की बनी है, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा दे रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है ना वो तिजारत में भी, इकोनॉमी में भी और बाकी मामलात में भी जो है ना वो कॉपरेशन जारी रखें। सर वैसे एक ऑन अ लाइटर नोट, वैसे तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए जो इस वक्त हमारे लिए बड़ी विन विन सिचुएशन बनी हुई है, बी इट टैरिफ्स और जो कल हमारा एक ऑयल रिजर्व के हवाले से सदर ट्रंप ने जो ऐलान किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। लेकिन एक क्वेश्चन रेज ये होता है कि इन फेवर्स की रीज़न आप क्या समझ रहे हैं जो अमेरिका की जानिब से की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से जो भी है आप समझ रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस 13 to 14% थी टैरिफ की, लेकिन 19% जो कि साउथ एशिया में फिर भी सबसे कम है। दूसरी चीज़ ये कि जो ऑयल रिजर्व्स की आपने बात की, इस पर कल भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स, उस तरह से वो मामलात या वो वसाइल हैं, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा? अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट हो गई। देखिए आमना, ये तो एक मुद्दत से नेशनल इंटरनेशनल स्टडीज़ ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के रिज़र्व बहुत ज़्यादा है। इवन हमारे पुठवार के इलाके में 1950 में बताया गया था कि बेताशा यहाँ पे तेल और ऑयल है, लेकिन आपको पता है बड़ी एक्सपेंसिव अंडरटेकिंग है। और दूसरी बात है कि आपके पास अगर पैसे आ भी जाएँ तो फिर ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल क्वेश्चन बन जाता है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो दूसरे मुल्क को इजाज़त देता है कि नहीं देता। आज भी जिस तरह आप देख लें अमेरिका में सारी की सारी प्राइवेट कंपनियाँ जितने जहाज़ बनाती हैं, तैयारे बनाती हैं, उसके बाद ये अपना
डिफेंस का सामान बनाती हैं वो अपने तौर पे बनाती हैं, फैसला हुकूमत अमेरिका करती है कि किसको देना है असला, किसको नहीं देना। तो देखें ये तो जब अमेरिका की तरफ से एक बाकायदा एक डिसीजन आ जाता है तो देखें आप जो सवाल पूछ रहे हैं बुनियादी तौर पे मैं आपको वजह बता देता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए पहले भी हम गुफ्तगू करते रहे हैं कि ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है ना, मैटर है, ये यूक्रेन के साथ डील करने के बाद अमेरिकन इस वक्त ये सोच रहे हैं, उनके अखबारात में भी लिखा गया है कि वहाँ पे क्योंकि जंग बढ़ती चली जा रही है और प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं बल्कि कब्ज़ा करने के चक्कर में। तो नतीजतन इन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डील किया वो कहते हैं कि इतनी आसानी के साथ हम जाके काम करके हम ये रेयर अर्थ मटेरियल जो मैटर हमें चाहिए, गाड़ियों के लिए चाहिए, असले के लिए चाहिए, डिफेंस इंडस्ट्री है, फिर टेक इंडस्ट्री है, उसमें देर लगेगी। चाइना के पास 65% से ज़्यादा ये रेयर अर्थ मटेरियल है लेकिन उसने भी सख्ती करना शुरू कर दी, वो नहीं दे रहा। ये पाकिस्तान में इसके रेयर अर्थ मटेरियल मैटर जो है ना, ख़ास तौर पे लिथियम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसके लिए कंप्यूटर चिप्स के लिए और डिफेंस के लिए, वो पाकिस्तान में ये प्रूवन उसके कहा जाता है ट्रिलियन ऑफ डॉलर के रिजर्व्स हैं और इसमें कहा जाता है लंबा टाइम भी नहीं लगा, 2 से 3 सालों में वो कहा जा रहा है कि ये निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और फौरी तौर पे वो कहा जा रहा है, वैसे भी यूक्रेन वाली डील में कहा जाता है कि 4 से 5 साल लगेंगे ये सब कुछ निकाल के वहाँ के ले जाने में, यहाँ से 2 से 3 साल की बात है। जब उनको पूरी एक्सेस मिल जाएगी, आके ऑपरेट करेंगी उनकी कंपनियाँ, तो ये उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है डिफेंस लेवल पे ख़ास तौर पे, क्योंकि उनकी डिफेंस इंडस्ट्री रुक रही है। तो मेरा ख्याल है अमेरिका के भी इंटरेस्ट है, हमारे भी इंटरेस्ट है। तो अब देखें हमारे पास तेल है, अगर हमारी कंपनी हमारे पास नहीं है, आपको याद होगा 2019 में केकड़ा 1 कोई केकड़ा 1 याद है ना, आप तेल निकल आया था ऑफशोर, लेकिन वो बंद कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ये एक सियासी फैसला था उनका कि नहीं देना, और $400 मिलियन उस कंपनी का नुकसान हुआ था, अमेरिकन कंपनी का, उस अमेरिका ने दे दिया उन कंपनी को और कहा जी वापस आ जाएं। तो मेरा ख्याल है अब ये मफादात हैं दोनों मुल्कों के। असल बात है कि पॉलिटिकल लेवल में देखा जाए तो एग्जैक्टली 23 साल के बाद, आपको याद है जो क्लिंटन पहली मरतबा इंडिया गए थे ना, वो कहते हैं बिल्कुल एक मामला बिल्कुल हिंदुस्तान के हक में चला गया था, अब वो ये टूट रहा है, तो हमारे लिए इस लिहाज से बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। आगे बढ़ते हुए अपनी अगली स्टोरी शामिल करते हैं जो कि गजा से रिलेटेड है। यूरोप की पैलेस्टीन पॉलिसी में हम देख रहे हैं कि बड़ी तब्दीली आई है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की बढ़ती तादाद इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। पोर्चुगल, फ्रांस और जर्मनी के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि सितंबर में एक जो UNGA का इजलास होगा उसमें तस्लीम किया जाएगा। कनाडा अलबत्ता इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने वाला है। यूरोप के इस बदलते हुए मिजाज को इजराइल हमास के लिए इनाम करार दे रहा है, लेकिन आलमी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी सफ़ीर गाज़ा में इमदाद की तकसीम का जायज़ा लेने पहुंचे हैं, मगर हकीकत ये है कि अमरीका इमदाद देने के साथ साथ इजराइल को हथियार भी फराहम करता है और फ़लस्तीन के हक़ में करारदादों को वीटो भी कर देता है, जो इसकी दोगली पॉलिसी का आगाज़ है। अब जो गज़ा की सिचुएशन है और जिस तरह से यूरोप और UK की बदलती हुई पोजीशन है, ये किस हद तक 2 स्टेट सोल्यूशन या सीज़ फायर की करीब जा रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए उस्मान वड़ाइच साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। उस्मान साहब, यूरोप और UK की ये जो हम एक बदलती हुई पोजीशन है टूवर्ड्स गज़ा, इसमें आप क्या समझते हैं कि अब सिर्फ ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अभी डेट नहीं दी, इस हवाले से अनाउंसमेंट प्रॉपरली नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि अब हम 2 स्टेट सोल्यूशन से कितना करीब तक चले जा रहे हैं? मेरे ख्याल में इन तमाम इक़दामात की जो वैल्यू है, मैं उससे सिंबॉलिक जो है वो जेस्चर के तौर के ऊपर देखता हूँ। नो डाउट सफारती, इखलाकी और सियासी एतबार से जो है ना किसी हद तक ये वेट कैरी करती है, लेकिन जिन हालात में ये स्टेप लिए जा रहे हैं वहाँ पे 2 स्टेट फार्मूला जो है वो तकरीबन नाकाबिले अमल जो है वो दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल में ये मोमेंट ऑफ मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट है वो नहीं है उस तरीके से, और इट्स टू लेट एंड टू लिटल, क्योंकि आपको ज़मीनी हालात देखने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि पहले स्पेन ने, नॉर्वे ने और उसके अलावा जो यूरोप के एक और कंट्रीज हैं उन्होंने भी तस्लीम किया था इसे है, और ये G7 कंट्री के मेंबर हैं इस वक्त UK, फ्रांस और कनाडा जो तस्लीम करने जा रहे हैं, और नो डाउट सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन भी हैं। और इस वक्त चाइना, रशिया को मिला के
आउट ऑफ 5 जो है 4 कंट्री जो हैं वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या इसकी रिसेप्शन तेल अवीव इसराइल के एंड के ऊपर उसी तरह नज़र आती है? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे ख्याल में मौजूदा वक्ती सूरत हाल को तब्दील करने के भी जो है हवाले से ये इकदाम जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। ठोस इकदाम और काबिल अमल इकदाम जो हैं उस हवाले से यूरोपीय यूनियन के पास अभी भी टेबल पे ऑप्शन मौजूद है। जैसे आपने पहले कहा कि एक तरफ वो हमायत कर रहे हैं अमेरिकन, और दूसरी तरफ वेपन भी सप्लाई कर रहे हैं। यही ट्रैजेक्टरी आपको यहाँ पे यूरोपीय यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में नजर आती है। अमेरिका 75% वेपन सप्लाई करता है, फौजी साजो सामान। उसके बाद यूरोप आता है, और यूरोप के अंदर जर्मनी जो कि अभी क्लेम कर रहा है कि हम भी इसी प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए सोच रहे हैं, वो उसके बाद देता है। इटली है, इवन ये फाइटर जेट जो है M35 है, F-35 सॉरी, उसके हवाले से यूके जो है वो 15% वहां पुर्जा जात देता है। और वहां पे जितने भी बंदरगाहों के मुलाजमीन है प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे यूरोप में कि ये शिपमेंट, आर्म्स की शिपमेंट रोकें। और ये तमाम यूरोप इंक्लूडिंग अमेरिका इंटरनेशनल लॉ की ग्रॉस वायलेशन करते हैं, क्योंकि कैटेगोरिकल अंदाज के अंदर तमाम ट्रीटीज में लिखा हुआ है नो वेपन शुड बी एक्सपोर्टेड टू वॉर जोन्स वेयर वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स आर बीइंग कमिटेड। तो मेरे ख्याल में कंप्लीसिट है यूरोप, और चूंकि वो प्रेशर बहुत जनरेट हो रहा है उनके अपने मुल्क से। इवन कायर स्टारमर जो हैं वो अभी तक दिल से इस चीज को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कैटेगोरिकल अंदाज में पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में भी कहा, लेकिन चूंकि वहां की सीनियर कैबिनेट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, 9 पार्टी के 225 लोगों ने एक ज्वाइंट लेटर उन्हें लिखा हुआ है, लोग सड़कों के ऊपर हम देख रहे हैं वहां पे। और अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं सितंबर में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का एनुअल समिट इजलास उसमें करूंगा। तो क्या आप 2 महीने के लिए मजीद फ्री हैंड देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि साथ में इजराइल का जो तहफ्फुज है वो भी यकीनी बनाया जाएगा। जी डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल में वो एक ही ब्रेथ के अंदर जो है अमन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गैंगस्टर है उसको उसी तरीके से वेपन की सप्लाई कर रहे हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि दुनिया को नजर नहीं आ रहे, मतलब ये ओपन एंड शट केस है कि इजराइल वहां के ऊपर जो जेनोसाइड कर रहा है। और दूसरे एंड पे हम देखते हैं कि 75% यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क तो पहले तस्लीम करता है, 147 कंट्री तो पहले तस्लीम कर रहे हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस है उसका, उसको वोटिंग राइट्स उस तरह से नहीं मिल रहे। और यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम यह है वेस्ट की कि जो कंट्री तस्लीम करने जा रहा है उसने बड़ी वेग स्टेटमेंट दी है कि किन ग्राउंड के ऊपर आप तस्लीम कर रहे हैं। क्या 1967 के पहले की जोग्राफियाई हदूद को आप मानते हैं? क्या वेस्ट बैंक, क्या गजा, ईस्ट यरूशलेम के ऊपर मुश्तमिल होगा ये नया फलस्तीनी रियासत का जो मसवदा पेश करने जा रहे हैं? तो मेरे ख्याल में कैटेगोरिकल अंदाज के अंदर अभी भी इंटरनेशनली जो है कंसेंसस मौजूद नहीं है कि टेरिटरी कौन सी जो है शामिल होंगी इस फलस्तीनी आजाद रियासत के। लेकिन जैसे हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इजलास होता है और उसमें जब ऐसी कोई रेजोल्यूशन आगे बढ़ाई जाती है उस पर अमेरिका का वीटो करना, अब जो सारी सिचुएशन बनी है, ऑल्दो आप जो कह रहे हैं कि सिंबॉलिक है ये सारे मामला भी, लेकिन एक ग्रोइंग प्रेशर है इन ममालिक के अंदर से भी वहाँ की पब्लिक का बाहर निकलना या उनकी अपोजिशन की जानिब से। तो आप समझते हैं कि यूएस अलोन कैन बैक इजराइल इस सारे सिचुएशन में अभी भी वो कर सकता है उस तरह से खुलकर सपोर्ट, या आप समझते हैं कि इवेंचुअली उनको गिव अप करना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल में नो डाउट इसका प्रेशर किसी हद तक तो अपना फील करेगा व्हाइट हाउस। लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं कि अनलाइक प्रेडिसेसर जो उनके पहले सदूर थे, उनका बड़ा अनवेवरिंग स्टांस था 2 स्टेट फार्मूला सोल्यूशन के हवाले से। और उन्होंने बरमला इजहार भी किया कि फलस्तीन आज़ाद रियासत के तौर के ऊपर अमेरिका इस तसव्वुर का हामी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, अगर हम इसी चीज़ को देख लेते हैं कि अभी जो यूरोप ने किया, 22 जुलाई को अमेरिका ने धमकी दी है यूनेस्को से बाहर निकलने की कि इसराइल के खिलाफ जो आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं उसकी बेस पे उन्होंने कहा हम यूनेस्को छोड़ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कल का ट्वीट देख लें, वो कह रहे हैं कि खित्ते के अंदर जो संगीन सूरत हाल है इंसानी बहरान की, उसका तेज तरीन हल हमास के पास है। हमास रिलीज कर दे तमाम यरगमालियों को और उसके बाद खुद को जो है सरेंडर करते। तो और यहाँ पे अभी जो उनके अपना विटकॉफ वहाँ पे गए हुए हैं और उनके सफीर जो है माइक हक्का भी वहाँ पे दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे मुलाकात की है उन्होंने नेतन्याहू से। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप संजीदा नहीं है। इंसानी बहरान को कंडीशन कर दिया ना एक स्टारवेशन की सूरत हाल को, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पाया जा रहा है, उसको उन्होंने कंडीशन की है हमास से हॉस्टेजेस की, वो जो हम कह रहे हैं कि वहाँ से उनको रिहा किया जाए। थैंक यू सो मच उस्मान बड़ाई साहब ने इस पर तजिया पेश किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर अहम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करते हैं शहर कायद कराची, जिनके बासी बड़े परेशान है क्योंकि यहाँ के कुछ इलाकों में आवारा कुत्तों का राज है और डॉग बाइट के जो इंसिडेंट्स हैं उनमें हम देख रहे हैं कि ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। रोज़ाना तकरीबन 90 से 100 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ जून और जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो सिविल और जिना अस्पतालों में हज़ारों मरीज़ लाए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर मुतासरीन
नॉर्थ कराची, सुरजानी और बल्दिया टाउन से हैं। अगर बर वक्त वैक्सीन ना लगे तो ख़तरनाक बीमारी रेबीज़ का ख़तरा होता है। लेकिन इन वाक़यात की रोकथाम के लिए जामिया क्या कर रही है, सिवियरिटी ऑफ जो सिचुएशन है उसको किस तरह से टैकल करने की कोशिश की जा रही है। मरियम हसन हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। मरियम, थैंक यू सो मच। ख़ास तौर पे किन किन इलाकों में, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉग बाइट इंसिडेंट्स, और ख़ास तौर पे मैं ये देख रही हूँ कि कुछ इलाके क्लिफ्टन या DHA के भी ऐसे हैं जहाँ पर मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि वहाँ पर आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ चुके हैं और वो हैरास करते हुए शहरियों को दिखाई देते हैं। आमना, देखिए एक बहुत अहम इशू है इस वक्त ये शहर कायद का कि आवारा कुत्तों की दहशत और उनकी बर्बरियत से जो है अब शहरी जो है वो महफूज नहीं रह पा रहे हैं। खुसूसन पूरे कराची की अगर हम बात करते हैं तो मजमूई तौर पर यौमिया बुनियादों पर कराची के 3 अस्पतालों में यौमिया बुनियादों पर 250 से 300 केसेस यौमिया जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ जिना अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो यौमिया 80 से 90 केसेस जो हैं नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं जिन अस्पताल के शुबे हादसात में। इसी तरीके से अगर हम सिविल की बात करते हैं तो वहां का फिगर जो है वो 100 से 120 बताया जाता है। और अगर हम इंडस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो इंडस हॉस्पिटल में भी यौमिया बुनियादों पर तकरीबन 80 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो नए केसेस के जो हैं वो आते हैं विद डॉग बाइट, और कुछ उसमें ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी सिवियरिटी या जिनका वुंड जो है वो बहुत ज्यादा सिवियर होता है और जिन्हें ट्रीटमेंट के साथ साथ एडमिशन की नीड भी होती है। गाहे बगाहे इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स और हम भी जो है वो आगाही देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया जो है वो खामोशी की चादर ओढ़े हुए जो है ना वो एक तरफ बैठी हुई है और इस अहम मसले पर आवारा कुत्तों को काबू करने पर किसी का भी ध्यान जो है वो नहीं जा रहा है। और अगर ध्यान जाए भी मरियम, एक बहुत बड़ा हम रुकावट देखते हैं वो ऐसी NGOs आ जाती हैं जो इनको सेव करने के लिए आ जाती हैं, वहाँ पर पहुँच जाती हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद आ जाते हैं जो एनिमल लवर्स हैं, लेकिन उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो इंसानों की जान है वो ज़्यादा कीमती है, जानवरों की जान भी कीमती है, लेकिन इंसान सबसे पहले, जिनको ये कुत्ते आकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें उनको काबू में लाने के लिए जो एफर्ट्स की जाती हैं उन पे पानी तो ना फेरा जाए। बिल्कुल, जो हुकूमत है उनकी जानिब से बकाया तौर पर ये आज से तकरीबन 2020 में जो ये ऑर्डर सिंध हाईकोर्ट की जानिब से आया गया था कि आवारा कुत्तों को जो है वो देखते ही गोली मार दी जाए, जिसके बाद मुख्तलिफ किस्म की NGO जो हैं वो मैदान में आई थी और स्टे लिया गया था इस ऑर्डर के ऊपर, जिसके बाद ये तय किया गया था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको न्यूट्रल किया जाएगा और उनकी नसबंदी कर दी जाएगी ताकि उनकी आबादी को किसी हद तक कंट्रोल किया जाए। और जिसकी जिम्मेदारी जो है वो चंद NGOs ने ली थी कि हम कुत्तों को जो है न्यूट्रल करेंगे, जिनमें AD भी सर फहरिस्त है। और उसके साथ साथ बल्दिया उस्मा कराची में भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया कि वो वहां पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ेंगे और उनको न्यूट्रल करेंगे और उन्हें वैक्सीनेट करेंगे ताकि अगर वो किसी को काट भी लें तो उनको जो मरीज हैं या जो विक्टिम्स हैं उनको रेबीज ना हो सके। लेकिन ये तमाम की तमाम चीजें जो है सिर्फ वो ऑन डॉक्यूमेंट ही मौजूद हैं, अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे हैं यौमिया बुनियादों पर। और बिल्कुल अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं ये वर्सन होती चली जा रही है, लेकिन अब इंतजामिया भी उस तरह से हमें हरकत में दिखाई ही नहीं दे रही। खास तौर पे जिन इलाकों में हम देखते हैं कि डॉग जो हैं वो काफ़ी हमें स्ट्रे डॉग्स उनकी तादाद भी बढ़ चुकी है और फिर वो लोगों पे अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। थैंक यू सो मच मरियम हसन, इस हवाले से हमसे बात करी थी। प्रोग्राम के आखिर में कुछ मॉनसून की सूरत हाल और उससे होने वाले नुकसानात की बात करते हैं। NDMA ने यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मॉनसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता एक माह के दौरान 73 पुल तबाह, 651 किलोमीटर सड़कें बह गईं, 295 अफराद जाँ बहक और 700 ज़ख्मी हुए। अदादो शुमार ये बताते हैं कि इस वक्त 1600 मकानात को नुकसान पहुंचा है। जानवरों की हलाकतों की तादाद 376 है। अब भी ये कहा जा रहा है कि मुमकिन सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर फटने का अलर्ट मौजूद है। क्या क्या खतरात लाहक है और मौसमी पेशगोइयाँ क्या कहती हैं और इससे किस तरह से निपटा, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महर साहबजाद खान, DG पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच महर साहब। ये सबसे पहले तो मैं मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से जानना चाहूँगी कि अभी हमने देखा कि बड़ा ही डिज़ास्टर किस्म का जो मानसून इस बार आया है और जितनी प्रेडिक्शन थी उससे ज़्यादा बारिशें हुई हैं। अब मज़ीद कितना स्पेल अभी भी आप देख रहे हैं मुल्क की मजमूई सूरत हाल में और कहाँ कहाँ पर बारिशें जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं? अच्छा, ये मानसून की फोरकास्ट जो थी हमने 2 महीने बल्कि पहले इशू कर दी थी
एक हमारी जो मीटिंग होती है सेफकॉम जो होता है वो उसके हवाले से। अब उसके बाद जो बारिशें जुलाई के महीने में हुई हैं 31 दिन में, बल्कि इस दफ़ा मानसून ना 26 जून को शुरू हो गया था, को 5-6 दिन पहले शुरू हुआ। तो अब अगर जुलाई की बारिशें देखी जाए ना तो जुलाई में अब नॉर्मल बारिशें हुई हैं, लेकिन ये भी उसकी लिमिट जो हमारी लिमिट थी कि जी 30 या 40% ज़्यादा बारिशें होंगी, तो ये तकरीबन 30% के करीब ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वो बारिशें ज़्यादा हुई हैं। अब अभी तक आगे 2 महीने पड़े हुए हैं, यानी सितंबर तक ये समझौता होता है मानसून का। अभी तो आप कह लें कि मानसून की एडवांसमेंट ही है, यानी अभी मानसून आगे बढ़ रहा है। फर्ज करें उसने आखिरी बार या अफगानिस्तान तक पहुंचा है, तो आप देखेंगे जी बे ऑफ बंगाल से काफ़ी अच्छे वो डिप्रेशन या लो प्रेशर एरियाज बन के वो हमारे पास नमी पहुंचाने का या जो भी है वो सबब बन रहे हैं। अगले इस महीने में, ये अगस्त का महीना, इसमें भी अच्छी बारिशें हैं। आज इस वक्त जो है हमारे जनूबी पंजाब के कुछ डिवीज़न जो हैं, मुल्तान, डेरा गाजी खां, बहावलपुर में अच्छी बारिश हुई है। तो ये सिलसिला तकरीबन आप कह लें कि थोड़ा सा रुकेगा। हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन 5 तारीख से फिर अच्छा बारिशों का स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड है, और इसमें फिर लग ऐसे रहा कि जी अच्छी बारिशें होंगी, और इसमें और ये मुल्क भर में होंगी। ये आपने जैसे भी जनूबी पंजाब की बात की, कुछ इलाकों में ये हमारे जो है ना, आप कह लें कि पंजाब या ऊपर हमारे जो कश्मीर है या KPK इन इलाकों में ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ये आप कह लें कि जिस सैलाब जो जिस वजह से जनरेट होता है उन इलाकों में होंगी। थैंक यू सो मच। महर साहबजाद खान मौजूद थे मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए, लेकिन ख़तरा अब भी नाजरीन मौजूद है, और ख़ास तौर पे जो सयाहत के लिए लोग निकल रहे हैं उनको इन रिपोर्ट से सबक पकड़ना चाहिए, इबरत पकड़नी चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आए रोज़ जब इस सैलाबी सूरत हाल ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो हमारे नॉर्थ एरियाज़ हैं वहाँ पर जाने वाली जो फैमिलीज़ हैं, कई अफराद ऐसे हैं जो मुतासरा ख़ानदानों में शामिल हैं। अब उनसे हमें देखकर सीखना चाहिए, और अभी फ़िलहाल अपने घरों तक आप महदूद रहें तो बेहतर सूरत हाल रहेगी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।